अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे सिलेबस के रेगुलर क्लासेस और अपडेट पाने के लिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज आप बहुत ही सरलता के साथ देख सकें। आने वाले समय में आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अंतर्गत परीक्षाएं और एसएससी सीजीएल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती की परीक्षा भी होने जा रही है। और इन सभी परीक्षाओं में जनरल स्टडीज जो कि जनरल अवेयरनेस के नाम से एक पार्ट होता है, इन परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपके लिए कुल 1100 प्रश्नों की एक सीरीज यहाँ पर पेश की जा रही है। सभी प्रश्न बहुत ही चुनिंदा हैं और इन परीक्षाओं के लिहाज से ही बिल्कुल टू दी पॉइंट और बिल्कुल हिसाब से लिए गए हैं, यानी कि इसका जो लेवल है प्रश्नों का वो इन परीक्षाओं के बिल्कुल मुफीद बैठता है। तो 1100 प्रश्नों की सीरीज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बेशक आप सफलता भी जरूर हासिल करेंगे इन परीक्षाओं में। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आपके सामने आ रहा है ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। और अगर आप चाहते हैं कि हर लेक्चर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आपको हर वीडियो लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये कुल 1100 प्रश्नों की सीरीज होगी, जिसका पहला प्रश्न है जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर किस प्रकार का टैक्स है। बहुत ही आसान प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो फ्रेंड्स, जो टैक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष, दूसरा होता है डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष। तो जीएसटी जो है यह एक इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। और एक बात और भी याद रखना कि जीएसटी की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से। तो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। यातायात बत्तियों में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग होता है क्योंकि, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि यातायात की जो बत्तियां होती हैं उसमें लाल रंग प्रयोग में लाया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि लाल प्रकाश कम परिक्षेपित होता है, यानी कि इसका जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है और लंबी दूरी तक ये जा सकता है, दूर से ही देखा जा सकता है। इसलिए खतरे के सिग्नल के रूप में भी लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया। यह प्रश्न फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, और बहुत बार पूछा गया है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1972 में लागू हुआ था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स 2011 में जो जनगणना हुई थी ये 15वीं जनगणना थी, ये भी आप याद रखना। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं थी, शुरुआत से लेकर 15वीं थी, दोनों बातें आप याद रखना। और 2011 की जो जनगणना है वो ये बताती है कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या की कुल 17.5% है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह ये होती है कि जो निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस होती है इसकी वजह से जो फिलामेंट होता है ये वाला पोर्शन, तो इसकी आयु बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना त्याग पत्र देंगे तो किसे देंगे, भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जी हाँ, अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देंगे तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। ऑप्शन सी हमारा सही है। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था। गोल गुंबज, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि जो गोल गुंबज है ये वीजापुर कर्नाटक में बना हुआ है। वीजापुर में आपको देखने को मिलेगा, वीजापुर जो कि कर्नाटक में है, और इसको बनवाया था आदिल शाह ने, ठीक है। और ये आदिल शाह का मकबरा भी है और ये 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके बनवाने की, यानी कि आदिल शाह ने जब इसको बनवाया था तो उस समय क्या चल रहा था फ्रेंड्स, तो 1656 में बना था। कब बना था ये, 1656 में, यानी कि 17वीं शताब्दी में ये बनवाया गया था। तो याद रखना इसको। संविधान में कौन संशोधन कर सकता है। दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, इसका जवाब बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि संसद। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संविधान में संशोधन किस नियम के तहत किया जा सकता है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि संविधान में संशोधन की अनुमति देता है, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी है, और वो क्वेश्चन क्या है कि भारत में संविधान संशोधन ये किस विदेशी संविधान से लिया गया प्रावधान है। तो याद रखना कि संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
तो तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां पर हुआ था? राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2018 का जो आयोजन हुआ था फ्रेंड्स, तो ये अक्टूबर 2018 में हुआ था, अक्टूबर 2018 में, और ये किया गया था नई दिल्ली में। और इसको किया किसने था? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर 2018 में राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। पनामा नहर जोड़ती है किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को, लाल सागर और अटलांटिक सागर को, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। जी हाँ, यही जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। जो पनामा नहर है ये अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, ठीक है। और पनामा का निर्माण कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका निर्माण हुआ था 1914 में, यानी कि 1914 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब रहेगा फ्रेंड्स इसका, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि केशव चंद्र सेन। और इनका संबंध ब्रह्म समाज से भी था। ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज हासिल किया था, और ये एक रिटायर्ड वेट लिफ्टर हैं। अब फिलहाल ये खेल से संन्यास ले चुकी हैं, लेकिन वर्ष 2000 में इन्होंने सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज को हासिल किया था, ब्रोंज मेडल, ठीक है। गोल्ड नहीं था, सिल्वर नहीं था, ये ब्रोंज मेडल था, लेकिन इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में पहला मेडल जीता था। तो इसलिए इनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, और इन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैनियों के द्वारा जो ग्रंथ हैं जैन धर्म के, उनके लिए आगम शब्द प्रयुक्त किया जाता है, आगम। लेकिन आगम में 12 अंग हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सामूहिक रूप से प्राय जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, तो जैनी उनको जो है अंग ही संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। यदि बी कहता है कि उसकी मां ए की मां की एकमात्र पुत्री है, तो ए का बी से क्या संबंध है? यदि बी कहता है कि उसकी मां ए की मां की एकमात्र पुत्री है, तो ए का बी से क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मामा। मेरी ओर से फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या मैं सही हूं। भारत में निर्धनता का अनुमान कैसे लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना कि भारत में निर्धनता का अनुमान नासो यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? ILO। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको पता होगा। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? गाय राइडर। गाय राइडर इसके अध्यक्ष हैं। और अभी हाल ही में, यानी कि अगर आपने आज सुबह का करंट पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि अभी इसकी चेयरपर्सन बनी है अपूर्वा चंद्रा, अपूर्वा चंद्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय और किस पहाड़ी के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? निम्न हिमालय और किस पहाड़ी या पर्वत श्रेणी के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून वैली के नाम से जाना जाता है? तो ये है शिवालिक। याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। निम्न हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित है जो घाटी, उसको दून वैली के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किन राज्यों को लाभान्वित करती है? नागार्जुन सागर परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लाभान्वित करती है। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको याद दिला दें कि लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस सत्याग्रह के अग्रणी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ था, किसानों का एक सत्याग्रह था, आंदोलन था, और ये हुआ था 1928 में। तो उसमें इन्होंने किसानों की ओर से नेतृत्व किया था। और इसमें क्या हुआ था कि सरकार ने, यानी कि तत्कालीन जो अंग्रेजी सरकार थी, उसने किसानों के ऊपर 30% का टैक्स बढ़ा दिया था। तो इसके खिलाफ बारदोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। यदि किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन, देखिए बेलनाकार वस्तु का आयतन
अगर कोई वस्तु बेलनाकार है इस प्रकार से, तो इसका आयतन अगर आप निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये कितना हो गया है, ये 2156 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। आपको आर पता करना है, यानी कि त्रिज्या आपको पता करनी है। फिलहाल वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर हमको पता करना है तो आर स्क्वायर रखेंगे। एच की वैल्यू दी गई है जो कि कितनी है, 14 है। और इसके बाद वॉल्यूम तो दिया ही गया है 2156। इसको बस आपको क्या करना है, हल कर लेना है। तो आर स्क्वायर बराबर, जब आप इसे हल करेंगे, यह आ जाएगा √49, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7, और ये है विकल्प डी जो कि हमारा उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओडिशा नागर शैली का एक प्रमुख मंदिर कौन सा है? ओडिशा नागर शैली का प्रमुख मंदिर है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ, ओडिशा में स्थित है। और ये जो है भगवान त्रिभुवनेश्वर का मंदिर है, भगवान त्रिभुवनेश्वर का मंदिर है। और इसे बनवाया गया था 11वीं शताब्दी में ययाति केसरी के द्वारा। ययाति केसरी के द्वारा इसे बनवाया गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, और ये लिंगराज मंदिर जो है ये ओडिशा नागर शैली का एक प्रमुख मंदिर माना जाता है, भुवनेश्वर में स्थित है। भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को निम्न में किस कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था 2019 में? सही जवाब है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में मिला था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड 2019 के साथ 2020 के जो ऑस्कर अवार्ड हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2020 का जो ऑस्कर अवार्ड है उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन सा? जी हाँ, ऑप्शन सी कर्नाटक। याद रखना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है नाल और रस्का ने। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में कुल 25 प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे होंगे। आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक कि हमारे 1100 प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। आने वाले समय में हम प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे, यानी कि आपको एक साथ कम से कम 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए और लगातार प्रैक्टिस को देते रहिए, क्योंकि इस बार सफलता लेके ही रहेंगे। तो फ्रेंड दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ये है ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है जो कि दूध में जाकर दही जमाने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा सही जवाब ऑप्शन सी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोज को आप बहुत ही सरलता के साथ देख सकें। और हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको हर वीडियो लेक्चर की PDF बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।